हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का इंतजार हुआ खत्म। आप सभी बहुत ही देर से वेट कर रहे थे कि आप सर जल्दी से जल्दी बीपीएससी 133 का मोस्ट वन क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बहुत ही इंतजार कर रहे थे आप लोग, कमेंट भी बहुत सारे कर रहे थे। सो जल्दी आप तैयारी कर लो, मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ मोस्ट वन क्वेश्चन का आंसर। आपके पास समय बहुत ही कम है और तैयारी आपको करना है बहुत ही फास्ट। ओके, तो ये आपका कौन सा कोड है आप देख लीजिए। ये कौन सा कोड है? ये है आपका बीपीएससी 133, ये आपका कोड है। और ये चैप्टर का जो नाम, ये बुक का जो नाम है वो है तुलनात्मक शासन। इट मीन्स तुलना करना, कंपैरिजन करना। तो कंपैरिजन वाला, तुलना करने वाला एक शासन है। और राजनीति यानी पॉलिटिक्स, ये ही है पूरा चैप्टर में। सिर्फ तुलना करना है, पूरा कंपैरिजन करना है। ये पूरा जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे, सभी क्वेश्चन आंसर में एक प्रकार का तुलना किया जाएगा। क्या किया जाएगा? तुलना किया जाएगा। तो आप लोगों का बहुत ही क्या बताएं, कमेंट आ रहा था और मैंने सोचा आप लोगों के लिए बना ही दूं। बहुत ही मेहनत से एक एक पॉइंट लिया हूँ, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया हूँ। ठीक है, तब मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड किया हूँ। थोड़ा समय अधिक लग गया है, इसके लिए सॉरी। लेकिन थोड़ा सा जितना भी समय लगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैंने आंसर मैंने प्रोवाइड किया है। ओके, चलो। और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, सो आप बेझिझक रहें, निश्चिंत रहें। चलिए, अब आपका ये जो क्वेश्चन है देख सकते हैं, मोस्ट वन क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन है आपका, इन सभी क्वेश्चन का मैं प्रिपेयर करवा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है? देख सकते हैं, एकात्मक और देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन है, एकात्मक और संघवाद के बीच बुनियादी अंतर, दबाव समूह और उसके तंत्र, सत्तावादी शासन, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की विशेषता और कमियां। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आपका, अध्यक्षीय और संसदीय शासन व्यवस्था, भूमंडलीकरण के दौर में राज्य के बदलते स्वरूप, संसदीय प्रणाली के लाभ और हानि। ये सभी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है, वैश्वीकरण के दौर में राज्य के बदलते स्वरूप, राजनीतिक दलों और दबाव के समूहों के बीच मतभेद। ये सभी क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट। अधिनायकवादी और सैनिक तानाशाही राजनीतिक व्यवस्था, 20वीं शताब्दी में तुलनात्मक राजनीति के विकास क्रम की व्याख्या कीजिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से है। राजनीतिक दलों की मुख्य भूमिका, संघवाद के लिए आवश्यक शर्त, राज्य के संदर्भ में साम्यवादी और उदारवादी सिद्धांतों की तुलना। ओके, परंपरागत उदारवाद और मार्क्सवाद के बीच अंतर, द्विदलीय व्यवस्था, नववाद उदारवाद, नृजातीय उद्भव। ओके, एंड बहुसंस्कृतिवाद, समूहवाद, बहुदलीय व्यवस्था, परिसंघ, ऐतिहासिक विधि, महिलावाद, नागरिक समाज। ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। ओके, सो अब हम लोग प्रिपेयर करते हैं, अपना तैयारी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ये तो पता होगा कि ये बीपीएससी 133 है। ओके, एंड ये जो बुक है, ये जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर या जितने भी चैप्टर है वो सभी कंपैरिजन से, क्या है, कंपैरिजन से यानी तुलना से, कंपैरिजन यानी तुलना से संबंधित है। ये पूरा बुक तुलना, इतना दिमाग में सेट करना है, इसमें तुलना होगा। और दूसरी बात आपको सेट ये करना है कि इसमें राजनीतिक की बातें होगी। क्या होगी? राजनीति की बातें होगी। पूरा चैप्टर में, पूरा हर क्वेश्चन में राजनीति की बातें छुपा होगा, इतना कॉमन होगा। ठीक है, हर पॉइंट में राजनीति का कुछ ना कुछ बात होगा। राजनीति क्या है भाई? राज के अंदर जो बातें होती है, बातें क्या बातें होती है कि देश कैसे चलेगा, देश में कैसा क्या हो रहा है, वहां आज ये हो गया, वहां आज ये वो हो गया, है ना। जो नेता लोग बातें करते हैं आपस में, हम लोग कुछ भी, राजनीति वही है ना, जो आपस में हम लोग कुछ भी ऐसा डिस्कस कर रहे हैं जिससे या तो मेरा लाभ हो या तो किसी और का लाभ हो। ठीक है, या किसी की बुराई के बारे में सोचना, ये सब सभी एक राजनीति का ही पार्ट है। क्या है? राजनीति का पार्ट है। वार्तालाप करना भी एक राजनीति का ही पार्ट है। समझ में आ गया? हम लोग इसमें ये समझ लेना है कि ये जितने भी क्वेश्चन है वो राजनीति से रिलेटेड देंगे। ठीक है, पॉलिटिक्स के रिलेटेड ही देंगे। और अपना चैप्टर में जो है कि सिर्फ तुलना करने वाला सबसे अधिक क्वेश्चन होंगे, और ये तुलना के तौर पे देखा जाएगा। चलिए, टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग अपना अपना क्या करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चलो, यही है आपका तुलनात्मक शासन और राजनीति।
और ये जो आंसर मैंने लिया है मोस्ट वन क्वेश्चन एंड आंसर है, ये 2024 एंड 25 दोनों स्टूडेंट के लिए है। ओके, चलिए अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, एकात्मक और संघवाद के बीच बुनियादी अंतर। एकात्मक नाम से पता चलता है एक, है ना, एकात्मक मतलब एक, है ना, एक जिसमें कि सिर्फ एक आदमी का शासन होगा, ठीक है। अब देखो इसका डेफिनेशन भी लिया है, डेफिनेशन के तरीके से हम लोग समझें, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा ज्यादा मैं अगर ऐसे समझाऊं, क्योंकि जितने जैसे मैं लिखा है वो समझा के ही लिखा है मैंने, ठीक है, तो पढ़ के भी समझ सकते हैं। एकात्मक प्रणाली में एक केंद्रीय सरकार होती है, एकात्मक प्रणाली में एक केंद्रीय सरकार होती है जिसके पास सारी शक्तियां होती है, लेकिन संघीय प्रणाली में राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारों के बीच शक्ति का बंटवारा होता है। एकात्मक में क्या होता है कि एक ऐसा सरकार होता है जिसमें सारी शक्तियां उनके पास होता है, ठीक है। एकात्मक में क्या होता है, ऐसा सरकार होता है जिसमें सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास ही होता है, लेकिन संघीय में क्या होता है, वो जो शक्ति होती है वो शक्ति बट जाता है, ठीक है, वो शक्ति दो भाग में बट जाता है, ठीक है, दो भाग में, है ना। मान के जो हमारे देश में जो देश को जो चला रहे हैं, तो दो महाशक्ति है ना हमारे देश में, एक दो महाशक्ति है ना, जैसे कि एक बात किया जाए, एक राष्ट्रपति, राष्ट्रपति दूसरा प्रधानमंत्री, यही दो क्या करते हैं, देश को चलाते हैं, ठीक है, इसी के जरिए ही देश चलता है। अगर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं हो तो देश कैसे चलेगा, हमारा देश ये दोनों से मिलकर चला, इसीलिए ये संघवाद है। क्या हमारा देश एक संघवाद देश है ना, क्या है, संघवाद है, संघ में रहने वाले हैं, ठीक है, संघ मिलजुल के सब करने वाले हैं, समझ में आ गया। तो एकात्मक हम लोग नहीं है, हम लोग क्या है, संघवाद है। आगे देखते हैं। अब देखो ये तो समझ में आ गया कि एकात्मक और संघवाद क्या है। अब देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट लिए हैं, एकात्मक प्रणाली और संघवाद के बीच कोई कई अंतर है ना। अंतर जैसे एकात्मक प्रणाली में शासन की एक ही स्तर होता है, जबकि संघवाद में दो स्तरों में सरकारें होती है। एकात्मक में क्या होती है कि एक ही स्तर पे क्या होता है, एक ही स्तर पर शासन होता है, लेकिन संघवाद में दो स्तरों में, बताए थे ना, दो स्तरों में दो सरकारें होती है ना। एकात्मक प्रणाली में राज्य सरकारें उसके अधीन होकर कार्य करती है, एकात्मक प्रणाली में जो राज्य सरकार होता है ना, वो उसके अधीन होकर सब काम करते हैं, जबकि संघवाद में दोनों स्तरों के सरकार अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र कार्य करते हैं। तो दो जो सरकार होते हैं ये अपना अपना कार्य खुद चुनते हैं, ठीक है, अपना अपना, उनके राष्ट्रपति का अलग कार्य होता है और प्रधानमंत्री का अलग कार्य होता है, ठीक है, ये दोनों अपने अपना कार्य ईमानदारी से क्या करते हैं, निभाते हैं। ओके, चलो आगे देखते हैं। आगे क्या है, एकात्मक शासन व्यवस्था में राज्यों सरकारों को अपनी शक्तियां केंद्रीय सरकार से प्राप्त होती है, जबकि संघवाद में राज्य सरकारों को शक्तियां संविधान से प्राप्त होती है। तो एकात्मक शासन में जो सरकार होते हैं उनको खुद ही वो शक्ति होता है, वो एक बड़ा शक्ति खुद ही होता है, लेकिन संघवाद में क्या हो जाता है, सरकारों को जो शक्ति होता है वो संविधान से मिलता है। हमारे जो देश में क्या होता है, संविधान है कि नहीं है, हमारे देश में जो संविधान के अनुसार ही हमारा देश चलता है, ठीक है। आगे आगे क्या है, एकात्मक शासन के संविधान में संशोधन करना आसान है, लेकिन संघवाद में संशोधन करने के लिए देश के सभी प्रमुखों की एक मत होना होगा, ठीक है। मतलब समझ में आ गया। अगर अगर संघवाद, जहां एकात्मक शासन चल रहा है, वहां क्या होता है, अपने मन मर्जी से कभी भी कोई भी क्या कर सकते हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं संविधान में, संविधान खुद का, वो उसका कोई संविधान ही नहीं भाई, अपना मन से जो करना चाहिए वो। लेकिन हमारे देश में पूरे हर किसी का अधिकार के साथ, हर किसी के वार्तालाप के साथ, हर किसी से तुलना करने के बाद, ठीक है, अपना देश में हर किसी से मिलाने के बाद संविधान बनाया, फिर संविधान को हर कोई मानता है, देश में हर कोई मानता है, जो संविधान को नहीं मानेगा वो देश का नागरिक नहीं होगा। समझ में आ गया, ये बातें हैं, तो इतना ध्यान से समझना है बात, हर पॉइंट को मेरा ध्यान से समझो। शायद मेरा वॉइस अच्छी नहीं है, मुझे ये बात अपने आप में ऐसे बोरिंग लगता है, मेरी वॉइस अच्छी नहीं है। हाँ, अब आगे देखें। चीन एकात्मक शासन वाला देश है, चीन जो है एकात्मक शासन वाला देश है, जबकि भारत एक संघात्मक शासन वाला देश है। भारत कौन सा देश है, संघात्मक, ये समझ में आ गया। चीन जो है कि वो एकात्मक शासन वाला देश है और भारत क्या है कि संघात्मक। चीन का जो राष्ट्रपति अगर होता है तो वो राष्ट्रपति ही सबसे बड़ा शक्तिशाली होता है, राष्ट्रपति सब पूरा देश को चलाता है। वो एकात्मक शासन मतलब वो जो नियम बनाएगा वही नियम से चलना होगा सबको, ठीक है। भारत में ऐसा नहीं है, भारत में नियम हमारे संविधान से लिए गए हैं, संविधान ही सबको नियम दिए हैं।
ओके, भीमराव अंबेडकर इनके क्या है, समझ लो कि पिता है एक तरीके से, है ना, इन्होंने निर्माण किया था, ये सब याद रखा करो। चलो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, दबाव समूह और उसके तंत्र, ये हमारा नेक्स्ट प्रश्न है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। दबाव समूह ऐसे समूह को कहते हैं, देखो मैंने ऐसे लिखा है ना, बच्चे पढ़ के याद कर सकते हैं, पढ़ेंगे ना फिर भी समझ में आ जाएगा, समझने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसे आप समझ के भी पढ़ के भी समझ सकते हैं। दबाव समूह ऐसे समूह को कहते हैं जिसमें लोग समूह संगठन बनाकर सरकार को प्रभावित कर अपने अनुसार कार्य करवाते हैं। समझ में आ गया? दबाव समूह, दबाव का मतलब समझते हो कि दबाना बलपूर्वक, है ना, किसी पे जबरदस्ती करना, ये होता है दबाव समूह। दबाव समूह मतलब ऐसे लोगों का समूह जो एक संगठन बनाते हैं, ठीक है, एक ग्रुप बनाते हैं, और ग्रुप बना के जो भी कार्य करते हैं वो ग्रुप बना के करते हैं, ठीक है। सरकार से भी लड़ सकते हैं, दबाव समूह में सरकार से भी लड़ा जा सकता है, क्योंकि वहां एक संगठन होता है, बड़ी मात्रा में बहुत सारे लोगों का संगठन होता है, और उन सभी संगठन, वो सभी संगठन एक साथ ही हमला करते हैं। एक साथ ही हमला मतलब एक साथ जाते हैं और मतलब कि वो जबरदस्ती क्या करते हैं, नारा लगाने लगते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये करो, ये करो। देखते हैं ना, कभी कभी बार बार ये निकलते हैं न्यूज में, देखते हैं आज यहाँ वो हो गया, वहां ये हंगामा हो गया। ये सब सभी दबाव समूह के लोग आते हैं, ठीक है, दबाव समूह में आते हैं, दबाव संगठन में आते हैं, ठीक है। धरना जो लेके बैठ जाते हैं, ये सब सभी दबाव समूह में आते हैं, जिसमें लोग समूह संगठन बनाकर सरकार को प्रभावित कर अपने अनुसार कार्य करवाते हैं, अर्थात अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए राजनीतिक प्रक्रिया को भी प्रभावित करना और सरकार पर दबाव डालना, ये क्या होता है, दबाव समूह। समझ में आ रहा है क्या? समझ में बहुत अच्छा से आ रहा है, ठीक है। तो दबाव समूह के तंत्र, दबाव समूह के तंत्र, दबाव समूह के तंत्र, संस्थागत दबाव समूह, दबाव समूह के दूसरा सामुदायिक दबाव समूह, तीसरा गैर सामुदायिक दबाव समूह। ओके, ये सभी इनके क्या है, दबाव समूह के तंत्र हैं। तो ये दबाव समूह के तंत्र आपको जाना है, आपके बुक में दबाव समूह का एक चैप्टर आएगा, ठीक है, दबाव समूह का एक चैप्टर आएगा, उसमें आपको जाके क्या करना है, देखना है, विजिट करना है, और ये तीनों संस्थागत दबाव समूह, सामुदायिक दबाव समूह और गैर सामुदायिक दबाव समूह को क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। वैसे मैं पीडीएफ में अटैच कर दूंगा इसे। ओके, नेक्स्ट है आपका तीसरा क्वेश्चन है, सत्तावादी शासन। कौन सा शासन? सत्तावादी शासन। ध्यान से समझना, ये भी क्या है, सत्ता, सत्तावादी शासन। ध्यान समझो, जो मैंने जो लिखा है ना वो खुद समझ सकते हो, पढ़ के भी समझ सकते हो। सत्तावादी शासन वह शासन है जिसमें बलपूर्वक, है ना, ताकत से, जबरदस्ती, तानाशाही करके शासन किया जा रहे हो। इसमें सारी शक्ति सरकार के पास होती है। समझ में आ रहा है? तो मतलब सत्तावादी शासन वो होता है जिसमें बल के साथ, जबरदस्ती करके, तानाशाही करके किया जाता है, शासन किया जाता है, ठीक है। इसमें जो सारी शक्ति होती है वो सरकार के पास होती है ना। वो जब चाहे, वो जब जो चाहे वो कर सकता है, अपनी मर्जी का मालिक होता है वो। सत्तावादी शासन में जनता के पास कोई भी अधिकार नहीं होता है। सत्तावादी शासन में जनता अगर कुछ चाहे न करना, वो नहीं कर सकता है, और बल्कि उनके साथ जुल्म ही जुल्म होता है। इस शासन में लोग बहुत डरे हुए होते रहते हैं। क्या होते हैं? लोग डरे हुए रहते हैं, है ना। इनमें सरकार जो करने बोलती है वो करना होता है। उत्तर कोरिया में, उत्तर कोरिया जो होते हैं ना, उत्तर कोरिया जो देश है ना, उसमें क्या होता है, सत्तावादी शासन है ना, उसमें वही है, वो जो करना के लिए बोला जाए वो किया जाए। यहाँ तक कि पता है, वहां पे अंतिम संस्कार, कोई अगर मर जाता है ना, किसी की अगर मृत्यु हो गई है, तो उसका अंतिम संस्कार के लिए उसको वेट करना होगा। अंतिम संस्कार के लिए रोने भी नहीं देता है, रोना अगर चाहे ना कोई आदमी, रोने भी नहीं देता है ना। अगर कोई मृत्यु हो जाए किसी का, अगर कोई रोना चाहे, है ना, कोई रोना चाहे मृत्यु में, तो रोने तक नहीं दिया जाएगा। ऐसा शासन है वहां पे। वो मृत्यु को ना जलाने के लिए भी वो जब चाहेगा तब जलाने का देगा। ये नहीं कि भाई हम जला रहे हैं, उनका संस्कार कर रहे हैं, आज मृत्यु हुआ तो आज या कल तक संस्कार कर, नहीं, कभी कभी 5 दिन, है ना, कभी कभी 5 दिन,
10 दिन, ये सब ऐसे धरा के धरा रह जाता है डेड बॉडी, लेकिन उनको संस्कार करने नहीं दिया जाता है, अपने अनुसार उसका संस्कार होता है। मतलब बहुत ही दिक्कत होता है, सत्तावादी शासन है वहां पे, ठीक है, बहुत ही हिंसा होता है वहां पे। समझ में आ गया? अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। और दूसरी बात मैं बताऊं, सत्तावादी शासन का जो दूसरा नाम है वो अधिनायकवादी शासन है। ये कंफ्यूजन नहीं होना है ना, कभी भी अगर क्वेश्चन आए अधिनायकवादी या सत्तावादी, तो दोनों एक ही क्वेश्चन है। सत्तावादी अधिनायकवादी एक ही है, घबराना नहीं है, दोनों का दोनों एक ही बात है। सत्तावादी को ही अधिनायकवादी कहा जाता है, ठीक है। हाँ, अब आगे देखते हैं। बल पर आधारित यह प्रणाली नागरिकों के विरुद्ध सुविधा से हिंसात्मक उपायों का सहारा ले लेती है तथा नागरिकों की इस शासन में कोई भी भूमिका नहीं होती है, ठीक है। इसमें सत्ता का परिवर्तन या नेता परिवर्तन इतना सरल नहीं होता। इसमें अगर सत्ता का परिवर्तन करना चाहे या नेता का परिवर्तन करना चाहे, ये बहुत ही डिफिकल्ट है, इतना आसान नहीं है। यह कार्य प्रायः प्रायः कौन कर सकते हैं? ये कार्य एक ही आदमी कर सकता है। प्रायः शांतिपूर्वक उपाय से संपन्न होती ही नहीं है। इसमें सत्ता परिवर्तन तब होता है जब इससे भी कोई शक्तिशाली शासक इसे मार दे या आक्रमण करके कब्जा करे, यानी कि क्रांति करे, तभी यह सत्ता किसी दूसरे के हाथ में जा सकता है, जो इससे पावरफुल कोई इंसान इस पर अटैक करे, है ना। या तो फिर क्या होता है, सेना, या तो फिर सेना इनका क्या कहते हैं, सत्ता को परिवर्तन करता है। पूरा अगर सेना मिल जाए, उसी का सेना पूरा मिल जाए, तो इनका क्या कहते हैं, इनको सत्ता छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। मदद से पाकिस्तान में भी कभी कभी सत्ता सत्ता साथ सैनिक शासन आ जाता है, कभी कभी सैनिक शासन आ जाता है पाकिस्तान में, ठीक है। पाकिस्तान में कभी कभी सैनिक शासन आ जाता है। पाकिस्तान भी एक तानाशाही, मान लो तानाशाही देश है, समझ में आ गया। वहाँ कभी कभी तानाशाही होने लगता है, कभी कभी अपना धर्म के बारे में बात कुछ होने लगता है, कभी कभी देश का संविधान लागू हो जाता है, कभी कुछ लागू होता है, वहाँ का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है, वो सब देश का। हमें गर्व है इंडिया पे, है ना। अब चौथा क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, अनुपातिक प्रतिनिधित्व। अनुपातिक प्रतिनिधित्व देखो क्या है ना। देखो, अनुपातिक प्रतिनिधित्व शब्द का अभिप्राय उस निर्वाचन प्रणाली से है जिसका उद्देश्य लोकसभा में जनता के विचारों की एकताओं तथा विभिन्नताओं को गणितीय यथार्थता से प्रतिबिंबित करता है। देखो, अनुपातिक नाम नहीं देख सुनते हो, नाम है अनुपातिक। अनुपात किस में होता है? मैथ में होता है। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व में मैथमेटिक्स का ही इसमें कुछ काम होगा, है ना। चलो यहाँ पे फिर बताते हैं, अभी पढ़ते चलो, फिर आगे बढ़ते हैं, बताएंगे। इस प्रणाली में इस बात को कोई महत्व नहीं दिया जाता है कि सदस्यों के प्राप्त मतों तथा कुल मतों में क्या अनुपात है ना। अनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था इस सिद्धांत पर आधारित है कि प्रत्येक दल की सीटों का प्रतिशत इसके द्वारा राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त वोट शेयर के सीधे अनुपात में होना चाहिए। इसका अर्थ है कि विधान पालिका में प्रत्येक दल के हिस्से की सीटें लगभग उसके वोट शेयर के बराबर होती है। पढ़ो, मैं लास्ट में भी समझा रहा हूँ, आप घबराओ मत, ऐसा नहीं सोचो कि समझ नहीं आ रहा है। अगर राष्ट्रीय मत का 30% वोट प्राप्त होता है तो विधान पालिका में उन्हें 30% ही सीटें मिलेंगी। देखो, यानी कि मतदान जब होगा, जब मतदान होगा, जब चुनाव होगा इनका, ठीक है, अगर चुनाव होगा ना, अगर 30% वोट उसको मिल रहा है ना, 30% वोट अगर जनता के द्वारा मिल रहा है मतदान में, तो ही इसे 30% सीटें मिलेंगी। यही है इसका अनुपात। मतलब कि अगर 30% वोट आएगा तो अनुपात होगा किनका? 30% किसका? सीट का, ठीक है, समझ में आ गया। बराबर बराबर का हिस्सेदारी होता है, समझ आया। इसका अनुपात, दोनों का अनुपात इक्वल होता है, यानी कह रहा था यहाँ देखो है ना, बराबर सीटें लगभग बराबर होती है, समझ में आ गया। और इसे एक ड्रूप कोटा गणितीय सूत्र की वजह से समझते हैं। ये जो है क्या, ये सूत्र को हम लोग क्या कहते हैं? ड्रूप कोटा सूत्र, समझे। देखो, ये मैथ जैसा है कि नहीं है सूत्र, तो गणितीय सूत्र है ये भी, तो इसके द्वारा चुना जाता है। तो ये सूत्र याद रखना, Q इक्वल टू VY m+1, है ना, उस पर +1 हॉल, है ना, हॉल नहीं मतलब इसमें जो ब्रैकेट +1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। तो Q जो है, Q क्या है? Q चुनाव के लिए पर्याप्त चुनावी कोटा है। V जो है डाले गए जो वोट होते हैं ना, वो है मतदाताओं की कुल संख्या।
और एम जो है जिला का आकार है। तो इसका एक क्वेश्चन भी है, यहाँ देख सकते हो। क्वेश्चन क्या है, देख लो। क्वेश्चन है, अगर अगर निर्वाचन क्षेत्र में कुल 1 लाख वैध मत डाले गए हैं और जिला का जो आकार है वो 4 है, तो वहां का चुनावी कोटा क्या होगा। अब चुनावी कोटा बताना है, नहीं सीट उसको जो मिलेगा उस किस अनुसार सीट मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे टोट जो मतदान मतदान जो है, इतने वोट दे गए हैं, इतने वोट डाले गए हैं, तो अब उनको एक कोटा सुनिश्चित करना है। तो ये भाई ये फॉर्मूला से ही करना होगा। तो ये फॉर्मूला है ना ड्रूप कोटा सूत्र के अनुसार, Q इज इक्वल टू वी बाई एम प्लस वन और ब्रैकेट +1। ठीक है, Q तो हमको पता करना है, Q दिया हुआ नहीं है। V दिया है 1 लाख, है ना, देख लो इकाई दाही सैकड़ा हजार दर्जन लाख ही तो है ना, 1 लाख। और M कितना है, M आपका 4 दिया हुआ है। तो Q बराबर हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है V, तो V की जगह हम लोग क्या देंगे 1 लाख। एंड M कितना है, M आपका 4 है, 4 + 1 कितना है, यहाँ 1 है ना, 1 डाल दो और फिर ब्रैकेट पर +1, ये है ना। अब हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। देखो 1 लाख का 1 लाख ही रहेगा, 4 + 1 कितना हो गया, 4 + 1 5 हो गया। इसको काटेंगे तो 20,000 आएगा। तो 1 लाख का 5 से अगर कटेगा भाग लगेगा तो 20,000 है तो आएगा। 20,000 का 20,000 लिख दिए, +1 लिख दिए, 20,001। मतलब कि इसको जो होगा 20,001, अगर कोई वहां पे चुनाव लड़ेगा तो प्रत्येक चुनाव लेने वाले को कम से कम 20,000 वोट लाने ही होंगे। जो 20,000 वोट लाएंगे, 20,001 एक 20,001 है ना, तो 20,001 से एक भी वोट अगर जो अधिक लाएगा वो क्या होगा, वो चुनाव जीत जाएंगे, है ना। तो ये अनुपात है कि ये दोनों को बराबर है, सबको सबका जो अनुपात होगा वो 20,001 का अनुपात होगा। और इनमें से किसी का भी एक आया, एक भी अधिक आ जाएगा ना, तो वो चुनाव क्या हो जाएंगे, जीत जाएंगे। समझ में आ गया, ये प्रक्रिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व का विशेषता भी है, तो इस विशेषता को देखिए। अनुपातिक आनुपातिक प्रतिनिधित्व किसी भी प्रकार की चुनावी प्रणाली को संदर्भित करता है जिसके तहत एक मतदाता के उपसमूह निर्वाचित निकाय में अनुपातिक अनुपातिक रूप से परिलक्षित होते हैं। यह अवधारणा मुख्य रूप से मतदाताओं के बीच राजनीतिक विभाजन यानी राजनीतिक दलों पर लागू होती है। जनसंपर्क के मतदान को बढ़ावा और उदासीनता कम हो सकती है, कम से कम हो सकती है, कम हो नहीं, कम से कम होगा यहाँ पे, कम से कम। ठीक है, और इसकी कमियां, विशेषता तो देख लिए, कमियां देखो। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की कमियां, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के तहत सांसद उस निर्वाचन क्षेत्र की सेवा करने लगते हैं जहां वे प्रचार करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट, अनुपातिक प्रतिनिधित्व मतदाताओं के प्रति जवाबदेही को कम कर सकता है। ये इसलिए क्योंकि सरकार से आप अपदस्थ पार्टी चुनाव के बाद नए गठबंधन साझेदार ढूंढकर सत्ता में रह सकती है। इसमें अधिक जटिलता और विकल्प के कारण मतदाता मतदान करने से क्या करते हैं, कतराते भी हैं। समझा गया। इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की विशेषता और कमियां। तो आप लोग इन्हें प्रिपेयर कर लें सही से, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अध्यक्षीय और संसदीय शासन व्यवस्था में। तो ये क्वेश्चन है आपका अध्यक्षीय और संसदीय शासन व्यवस्था, ये आपको चैप्टर 5 में मिलेगा, आप चेक करेंगे तो। सबसे पहले यहाँ पर जो भी है, जो मैंने लिखा है, इसको सही से पढ़ लें, इसको समझ लें। उसके बाद जब पूरा वीडियो को जब देख लेंगे ना, तो ये आप देख लेंगे कि चैप्टर 5 में जाना है, तो चैप्टर 5 में जाके इसको चेक करना है, विजिट करना है, ठीक है। और ये नोट्स आपको मिलेगा, ये कैसे मिलेगा लास्ट में बताऊंगा मैं। ओके, चलो। अध्यक्षीय प्रणाली में कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए विधायिका पर निर्भर नहीं रहती और इसमें राष्ट्रपति ही वास्तविक प्रमुख होता है, जबकि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका के माध्यम से प्राप्त करती है और विधायिका के प्रति ही उत्तरदायी होती है। देखो, अगर मैं सारा समझाने लगूँ ना, बहुत बड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा, कि आपके पास समय बहुत ही कम है। और मैंने जैसे लिखा है ना, आप लिखे हुए भी समझ सकते हैं, है ना, लिखे हुए जो पढ़ेंगे ना, वहां से भी आपको समझ में आ जाएगा। ओके, आसान शब्दों में मैंने लिखा है यहाँ पे। अध्यक्षीय प्रणाली में राष्ट्रपति ही सर्वश्रेष्ठ होता है। इसमें कार्यपालिका और विधायिका
एक दूसरे से संबंधित नहीं होते हैं। अध्यक्षीय प्रणाली में राज्य का मुखिया और सरकार का मुखिया एक ही व्यक्ति होते हैं। अध्यक्षीय शासन को राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति ही देश चलाते हैं। संसदीय प्रणाली का मतलब सरकार के उस रूप से है जिसमें सरकार की कार्यपालिका और विधानसभा शाखाएं आपस में जुड़ी हुई होती है। इसमें कार्यपालिका विधानसभा से तय की जाती है, जो इसके प्रति जिम्मेदार और जवाबदेही होती है। ओके। संसदीय प्रणाली में दो कार्यकारी प्रमुख होते हैं, राज्य का प्रमुख और सरकार का प्रमुख। ठीक है, दोनों की भूमिकाएं एक दूसरे से भिन्न होती है। तो यहाँ पर ये खत्म होता है। और इससे भी ज्यादा थोड़ा सा आपको रीडिंग करना है। देखो मैं ये जो पॉइंट दिया हूँ ना, ये एक हिंट दिया हूँ, जो मैंने नोट्स दिया है, एक हिंट दिया है, ताकि इसकी मदद से आप 5 पेज भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक हिंट मिल जाता है तो बहुत सारा आप लिख सकते हैं। समझ में आ गया? तो आप चैप्टर 5 इसमें जाइएगा। चैप्टर 5 मैंने दिखा है ना, चैप्टर 5 लिखा है ना, चैप्टर 5 में जाएंगे, वहां पे और अच्छा से रीड करेंगे इसे, है ना। चलो, नहीं भी करेंगे फिर भी जो पॉइंट दिया है, इस पॉइंट की मदद से आप 5 पेज 10 पेज भी लिख सकते हैं। चलिए, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण। ये एक क्वेश्चन होता है, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण। तो आपके पास एक क्वेश्चन है भूमंडलीकरण, दूसरा क्वेश्चन है वैश्वीकरण। ये दोनों क्वेश्चन मैंने लिया था, तो ये दोनों क्वेश्चन में कोई एक क्वेश्चन अगर करते हैं, दोनों क्वेश्चन होता है, क्योंकि भूमंडलीकरण ही वैश्वीकरण है। ओके, तो भूमंडलीकरण के दौर में राज्य के बदलते स्वरूप क्या है, इनकी प्रक्रिया आपको बताना है। चलिए, भूमंडलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दुनिया भर के विभिन्न देशों और संस्थाओं के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और तकनीकी संबंधों में समन्वय बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। इस दौर में राज्य के कामकाज में बदलाव आने लगा, है ना। भूमंडलीकरण का दूसरा नाम वैश्वीकरण है, बता दिया ना। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में शामिल मुख्यकर्ता राष्ट्र, राज्य, व्यक्ति, बहुराष्ट्रीय निगम, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, गैर सरकारी संगठन, संस्थागत निवेशक, आपराधिक, है ना, आपराधिक संगठन, जन मीडिया स्रोत आदि आते हैं। ठीक है, विद्वानों और वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय बाजार और बहुराष्ट्रीय निगम दुनिया को संचालित करने वाले सुदृढ़ और है ना, अवैयक्तिक बल बनाए गए हैं। परिणाम स्वरूप, है ना, वैश्वीकरण से क्या हो गया है, राज्यों की जो शक्ति है वो निरंतर गिरावट आ रहा है, निरंतर घट रहा है, धीरे धीरे घटते जा रहा है। किसके भूमंडलीकरण से, यानी कि वैश्वीकरण की मदद से। वैश्वीकरण जब से हुआ है ना, जब से हो रहा है, तब से जो कि राज्यों का जो शक्ति है निरंतर घट रही है। अब राज्य की शक्ति बिखर गई है, अब राज्य नहीं है ना, स्थानीयता महत्वपूर्ण है। अब राज्य महत्वपूर्ण नहीं है, क्या महत्वपूर्ण है, स्थानीयता महत्वपूर्ण होने लगा है ना। राज्य अपने पहले के अधिकार और वैधता खो चुके हैं, है ना, वो खो चुके हैं, एवं उनकी सीमाओं के अंदर जो हो रहा है उस पर उनका बहुत कम नियंत्रण हो गया है। ठीक है, और इससे भी ज्यादा अगर आपको करना है, आप जाएंगे कौन सा चैप्टर, चैप्टर 12। इससे ज्यादा रीड करना है, ये तो आपको हिंट दिया, और भी ज्यादा रीड करना है तो चैप्टर 12 को आप विजिट करें, जिसमें वैश्वीकरण आपको मिल जाएगा, और उसको सही से और अच्छा से पढ़ेंगे आप। ठीक है, अब आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय प्रणाली के लाभ और हानि बताना है। तो संसदीय प्रणाली के सबसे पहले लाभ बता देता हूं मैं। संसदीय प्रणाली के लाभ, संसदीय प्रणाली का एक प्रमुख लाभ इसकी राजनीतिक स्थिरता प्रदान करने की क्षमता है। संसदीय प्रणाली जवाबदेही को बढ़ावा देती है, क्योंकि कार्यपाल का सीधे विधायिका के प्रति जवाबदेही होती है। कार्यकारी और विधायी शाखाओं का सहयोग त्वरित निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करता है। संसदीय प्रणाली में अलग चुनाव आवश्यकता के बिना नेतृत्व तेजी से परिवर्तित हो सकता है। ओके, ये आपका लाभ था। अब इसमें क्या है, हानि भी। संसदीय प्रणाली के हानि, हालांकि गठबंधन सरकारें समावेशी हो सकती है, किंतु उनमें अक्सर अस्थिरता अंतर्निहित होती है ना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका,
बहुसंख्यक पार्टी या गठबंधन के हाथों में सत्ता की एकाग्रता से नियंत्रण और संतुलन की कमी हो सकती है, जो संभावित रूप से सत्तावादी प्रवृत्तियों का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। नेक्स्ट है, संसदीय प्रणाली में कार्यकारी और विधायी शाखाओं के बीच शक्तियों के स्पष्ट पृथक्करण का अभाव है। संसदीय प्रणाली में सरकार का प्रमुख सीधे जनता द्वारा ही चुना जाता है, जनता द्वारा चुना नहीं जाता है। ठीक है, ये था आपका क्या संसदीय प्रणाली, है ना, 7 नंबर। और 8 नंबर जो था आपका वैश्वीकरण था, तो ये आपका हो चुका है ना। वैश्वीकरण ही क्या है, वैश्वीकरण ही भूमंडलीकरण है, सो ये भी हो चुका आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, राजनीतिक दलों और दबाव समूह के बीच मतभेद। देखो मैंने ऐसे आंसर प्रोवाइड किया है आप लोगों को कि पढ़ के भी आप समझ सकते हैं, इसीलिए ज्यादा अगर मैं समझाने लगूँ ना तो टाइम बहुत बड़ा वेस्ट हो जाएगा मेरा। ओके, और तबीयत भी मेरी खराब है थोड़ा, इसीलिए मैं थोड़ा समझा नहीं पा रहा हूँ। ओके, तो आप लोग थोड़ा मैनेज करना। ओके, राजनीतिक दल अनेक राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित होते हैं और देश की सत्ता पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, लेकिन दबाव समूह का राजनीतिक गतिविधियों में घुसने का कोई उद्देश्य नहीं होता है और ना ही उन्हें देश की सत्ता संभालने का कोई लालच होता है। दूसरा, राजनीतिक दल एक विस्तृत संस्था होती है जिसके सदस्यों की संख्या हजारों में नहीं लाखों में होता है, लेकिन दबाव समूह में ऐसी बात नहीं होती। राजनीतिक दलों के सामने अनेक उद्देश्य होते हैं जो जीवन के हर पहलू, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक आदि को छूते हैं, जबकि दबाव समूहों का उद्देश्य सीमित होता है और वे उस उद्देश्य से हटकर देखने का प्रयत्न नहीं करते। ओके, ये हो गया। और इससे भी अगर थोड़ा अधिक पढ़ना है तो आपको ये बुक में जाना है, चैप्टर नंबर 8 को तैयारी करना, चैप्टर नंबर 8 का प्रिपेयर करना, चैप्टर नंबर 8 को विजिट करना है। ओके, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फिर आया अधिनायकवादी। अधिनायकवादी एक सत्तावादी क्वेश्चन है। अधिनायकवादी और सैनिक तनाशाही। अधिनायकवादी और सैनिक तनाशाही एक ही प्रकार का है, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अंतर है लेकिन एक ही है। चलिए, अधिनायकवादी सरकारें वे होती है जो सार्वजनिक और निजी व्यवहार के लगभग हर पहलू को नियंत्रित करती है, जबकि सैनिक तानाशाही सरकार के उस रूप से है जिसमें सेना के पास राज्य पर महत्वपूर्ण शक्ति और नियंत्रण होता है। इसी शक्ति के माध्यम से देश पर क्या करती है, वो शासन करती है। उसके बाद देखिए, मैंने आप लोगों को बुक से ही दिया है और इसे आप खुद से रीड करेंगे और समझेंगे। अधिनायक शासन की विशेषताएं यहीं पे आपको मिलेगा। ठीक है, और ये विशेषता को समझेंगे। ये चैप्टर में जो मैंने जो अभी पीडीएफ दिया है ना, पीडीएफ में ये सभी आपको रीड करना है। ओके, ये सभी आपको क्या करना है, रीड करना है। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लेंगे तो खुद से आंसर आप लिख सकते हैं। ये सभी आपको रीड करना है खुद से, मैंने अटैच कर दिया है पीडीएफ में। ओके, ये जितने भी मैंने दिया है ना सभी को आपको रीड करना है। और यहाँ से आपका क्या है, सैनिक शासन, सेना वाला, ये सब देखना है आपको। ओके, 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी में तुलनात्मक राजनीति के विकास क्रम की व्याख्या कीजिए। और इसका जो कि चैप्टर 5 में पूरा और भी अच्छा से मिलेगा। और मैंने हिंट सिर्फ लाया, हिंट दिया है आपको, तो हिंट आपको समझना है, लेना है, इसको पढ़ना है सही से, आपको हिंट मिलेगा। 20वीं शताब्दी की शुरुआत 1 जनवरी 1901 से हुई थी और अंत 31 दिसंबर 2000 को हो गया था। यानी कि 20वीं जो शताब्दी है, वो शताब्दी आपका जो शुरू हुआ था 1901 से शुरू हो गया था और 2000 तक चला। ठीक है, 2000 तक रहा। तो 1901 से 2000 को ही हम लोग क्या कहते हैं, 20वीं शताब्दी। ओके, अब समझ में आ गया। और इस शताब्दी में क्या हो गया था, बहुत बड़े बड़े महासंग्राम हुए थे। 2 बार भयंकर विनाशकारी विश्व युद्ध भी हुआ। क्या हो गया, विश्व युद्ध भी हुआ था, है ना। प्रथम विश्व युद्ध 20वीं शताब्दी में ही हुआ था, जो कि 1914 में हुआ था। और दूसरा भी 1918 में, 1914 में हुआ था। 1914 से लेकर 1918 तक रहा था अपना विश्व युद्ध जो हुआ था ना, 1914 से 1918 तक रहा। एंड
दूसरी जो विश्व युद्ध हुई वो हुई थी, वो भी 20वीं शताब्दी में हुए थे। और ये जो स्टार्ट हुआ था दूसरा विश्व युद्ध 1939 में, 1939 में स्टार्ट हुआ, 1945 तक चला ये दूसरी विश्व युद्ध। ओके, और भी सही से आप जानने के लिए आप क्या करेंगे, ये बुक आपके बुक का ये पार्ट है, अब यहाँ पर आप पीडीएफ में अटैच कर दिया है, यहाँ से आप क्या करेंगे समझ लेंगे। ठीक है, खुद से पढ़ेंगे क्योंकि मेरा तबीयत भी खराब है, मैं बार बार इतना पढ़ा नहीं सकता, समझा नहीं सकता क्योंकि तबीयत मेरा बहुत खराब है। नेक्स्ट है राजनीतिक दलों की मुख्य भूमिका। बहुत मेहनत से मैं आप लोगों के लिए पीडीएफ लाया हूँ, और इस पीडीएफ को अगर पूरा सही तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको किसी भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। राजनीतिक दलों की मुख्य भूमिका। राजनीतिक दल किसी सामाजिक व्यवस्था के शक्ति के वितरण और सत्ता के आकांक्षी व्यक्तियों एवं समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राजनीतिक दल एक ऐसा संगठन है जो किसी विशेष देश के चुनाव में प्रतिस्पर्धा करने के लिए उम्मीदवारों का चुनाव करता है। उसके बाद जो कि ये हिंट था, और इसके बाद आपको रीड करना है यहाँ पे राजनीतिक दल आपको ये बुक में ही मिलेगा, वैसे भी मैंने पीडीएफ अटैच कर दिया है जिसे आप क्या करेंगे रीड कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है संघवाद के लिए आवश्यक शर्त। संघवाद का अर्थ होता है संग रहना, यानी देश में सबसे मिलजुल कर ही कोई निर्णय लेना। संघवाद कहता है देश में कम से कम दो स्तर की शासन व्यवस्था होना, कोई भी शक्ति सिर्फ एक सरकार के पास नहीं होनी चाहिए, और शासन के सभी स्तर एक जैसे नागरिक पर शासन करेंगे, एक जैसे नागरिकों पर क्या करेंगे शासन करेंगे सभी स्तर। इनकी कई महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जैसे कि सत्ता का विभाजन, संवैधानिक सर्वोच्चता, लिखित संविधान, कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीय विधायिका। तो इसका फिर आगे आपको क्या करना है, संघवाद को पढ़ना है। संघवाद वाला चर्चा मैंने पहले भी किया था, वही क्वेश्चन फिर से आया है ना, वही टॉपिक है ये भी। आगे देखिए, चाहे एक संघीय प्रणाली स्वतंत्र राजनीतिक इकाइयों के साथ आने के फलस्वरूप, अच्छा ये आप लोग खुद से पढ़ेंगे, ठीक है, रीड करके रोक के पढ़ लेंगे, रीड करके पढ़ लेंगे। लास्ट में आपको बताऊंगा, पीडीएफ आपको दूंगा, कैसे मिलेगा पीडीएफ उसके लिए भी आपको मैं बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा। नेक्स्ट है राज्य के संदर्भ में साम्यवादी और उदारवादी सिद्धांतों की तुलना। तो साम्यवादी क्या है देख लो। साम्यवादी एक ऐसा सामाजिक और राजनीतिक दर्शन है जो राजनीतिक संस्थानों के विश्लेषण एवं मूल्यांकन तथा मानव की पहचान और उसके कल्याण के लिए समुदाय के महत्व पर जोर डालते हैं। साम्यवाद के अनुसार सार्वजनिक निर्णय लेने का वांछनीय लक्ष्य एक स्वस्थ समुदाय जिसके व्यक्तिगत चुनाव के विकल्पों की अधिकता ना हो। इस विचारधारा के अनुसार व्यक्ति को पता है बोलने का भी मन नहीं करता, इतना तबीयत खराब है। समाज के अलग नहीं माना जा सकता। उदारवादी सिद्धांत। उदारवादी विचारधारा के अंतर्गत नागरिकों के सोचने की प्रवृत्ति एवं समाज के हित में किए गए प्रयासों के परिणाम को समझाया जाता है। यह वह राजनीतिक दर्शन है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करता है, जिसके कारण इसे व्यक्तिवाद के नाम से भी जाना जाता है। इसके व्यक्तिवाद के नाम से भी जाना जाता है। उदारवादी सिद्धांत व्यक्ति को संपूर्ण हक यानी अधिकार एवं स्वतंत्रता देती है। ये अधिकतर स्वतंत्रता उसे संविधान के अनुसार ही मिलता है। अब अगला है परंपरागत उदारवाद और मार्क्सवाद के अंतर, है ना। उदारवाद में समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान नजरिए से देखा जाता है, लेकिन मार्क्सवाद में अलग अलग नजरिए से देखा जाता है। उदारवाद में पूंजीपति और मजदूर वर्ग के बीच कोई संघर्ष नहीं होता है, लेकिन मार्क्सवाद पूंजीपतियों और मजदूर वर्ग के बीच संघर्ष कराता है। उदारवाद हमेशा समाज के कल्याण हेतु सभी निर्णय लेता है, लेकिन मार्क्सवाद सिर्फ पूंजीपति के हित में ही कोई निर्णय लेता है। उदारवाद सामाजिक कल्याण और शांति को बढ़ावा देता है, लेकिन मार्क्सवाद सामाजिक क्रांति और अशांति को बढ़ावा देता है। ओके, तो उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए इतना मैंने करवा दिया, और उसके बाद जो भी है वो 5 नंबर का ही क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। सो ये आप लोग ये जो मैंने पीडीएफ में दिया है ना, देख ले, द्विदलीय व्यवस्था, इसका मैंने पीडीएफ दिया है, इसे रीड करना है, रीड करके समझना है।
और यहाँ से आपको करना है, प्रिपेयर करना है, इसको समझना है ये सब। ओके, और इससे अधिक मैं नहीं समझा सकता आज। ओके, ये तबीयत सही नहीं है मेरा। ये पीडीएफ है आपका, आप देख लें। ओके, ये पूरा पढ़ के जाना है आपको, सही से, सही से पूरा पढ़ के जाना है। सभी क्वेश्चन का आंसर लिया है यहाँ पे, पूरा पढ़ना है। थोड़ा वेट करो, मैं बताता हूँ ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा। यहाँ भी आपको नागरिक समाज मिल जाएगा, ठीक है। नव उदारवाद का भी क्वेश्चन आपको यही मिलेगा। ऐतिहासिक पद्धति, बहुदलीय व्यवस्था, हो गया ये खत्म। गुड लक फॉर द एग्जाम, है ना, डू द बेस्ट। तो अब मैं आपको बताता हूँ अब करना क्या है। देखिए पीडीएफ, क्या पीडीएफ चाहिए? देखिए पीडीएफ, देखिए पीडीएफ वो है कि पीडीएफ की मदद से आप क्या कर सकते हैं, अपने घर बैठे क्या कहते हैं, लिखने के लिए आप, जो कि होता है ना कि बहुत दूसरे बच्चे लिख नहीं पाते हैं, है ना, लिखने में प्रॉब्लम होता है, लिखने में बहुत समय वेस्ट हो जाता है। सो पीडीएफ क्या है कि लिखने से आपका बचाता है, टाइम बचाता है ना, और पीडीएफ में नोट्स जो मिलता है बहुत बेहतरीन होता है। देखो जिस भी स्टूडेंट को नोट्स चाहिए, जिस भी स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए, देखो पीडीएफ जो मैंने बनाया है बहुत ही मेहनत से बनाया है, बहुत ही बुक को अच्छा से रीड किया, समझा, है ना, उसी के अनुसार मैंने क्या बनाया है, क्वेश्चन और आंसर। क्वेश्चन आंसर जहां से भी लिया, बहुत रिसर्च किया, तब ये क्वेश्चन और आंसर लिया, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लिया। बहुत ही मेहनत लगा है, और मेरा तबीयत भी खराब था, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया, क्वेश्चन आंसर बनाया, बहुत मेहनत लगा है। देखिए इस मेहनत का मैं सिर्फ आप लोगों से 20 रुपया मांग रहा हूँ। कितना रुपया? 20 रुपया। इस पीडीएफ का जो चार्ज है वो 20 रुपया है। आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं, वो सभी स्टूडेंट्स मुझे 20 रुपया पे करेंगे, है ना। ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, या तो आप व्हाट्सएप में हाई कर सकते हैं, वहां से भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम में मिल जाएगा, लेकिन इसे ओपन करेंगे, है ना, इसे जब आप ओपन करेंगे तो वहां आपको क्या मांगेगा, पासवर्ड, पासवर्ड मांगेगा, और वो पासवर्ड जो आपको मैं दूंगा। पासवर्ड लेने के लिए आपको व्हाट्सएप में हाई करना है, व्हाट्सएप में क्या करना है, हाई करना है। व्हाट्सएप में आपको हाई करना है, सर प्लीज, है ना, आप जो भी बोलना है, जिस तरह मांगना है कि सर पीडीएफ मुझे दे दो। और जब आप क्या करेंगे, 20 रुपीज पे करेंगे, मेहनत का सिर्फ 20 रुपीज मांग रहा हूँ आपसे, ज्यादा नहीं मांग रहा हूँ। 20 रुपया पे करेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप में पीडीएफ दे दूंगा, व्हाट्सएप में जो कि पीडीएफ दे दूंगा, और उनका पासवर्ड जो है कि वो बता दूंगा, ठीक है। तो अब पीडीएफ लेने के लिए जो, वैसे डायरेक्ट व्हाट्सएप में कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप जो है कि वो आपको वही मिल जाएगा, है ना। आप जो विजिट करेंगे, अबाउट में भी मिल जाएगा, वर्क सेक्शन में मिल जाएगा, है ना, यूट्यूब में आपको व्हाट्सएप का डायरेक्ट मिल जाएगा। या तो आप नंबर ले लो, मेरा व्हाट्सएप नंबर 78700000594। ओके, फिर आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट कोड का तैयारी करेंगे। नेक्स्ट कोड मतलब नेक्स्ट सब्जेक्ट का हम लोग तैयारी करेंगे, ओके, है ना। नेक्स्ट सब्जेक्ट का क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। तो तब तक के लिए आप तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। जाने से पहले प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो, ओके।